मिसकैरेज की कॉमन रीजंस क्या-क्या हो सकती हैं? टोटल प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, जी, पहले 3 जी। महीने, फिर दरमियान वाले और फिर लास्ट वाले 3 मंथ्स। मोस्ट कॉमन रीज़न फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज की वो क्रोमोसोमल एनॉमलीज होती हैं। थायराइड की हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज़ की हिस्ट्री, लाइक आई हैव ट्रीटेड अ पेशेंट जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है उसकी, जिसके ऊपर हम फोकस नहीं करते, तो ये वो रीजंस हैं जिसको फिर हम एक्सप्लोर करते हैं अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हों। ख़वातीन को कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे वो मिसकैरेज से बच सकें? सबसे पहले प्लान्ड प्रेगनेंसी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज फॉर इमरजेंसी, हुँ, इट्स नॉट फॉर योर रूटीन यूज। एब्डोमिनल पेन हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, हेडेक्स हो सकती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने डिसऑर्डर्स हैं वो ये पिल्स कर सकती हैं। अच्छा, मिसकैरेज अक्सर ख़वातीन में देखा जाता है कि उस कुछ ऐसी रीज़न्स हो जाती हैं, वो अपना ख़्याल नहीं रख पाती या अपनी डॉक्टर की हिदायत पे अमल नहीं करती, जिसकी वजह से उनका जो बेबी होता है, ठीक है, वो अबॉर्ट हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। तो मिसकैरेज की कॉमन रीज़न्स क्या-क्या हो सकती हैं? हफ्सा, मिसकैरेजेस को ना हमने डिवाइड करना होता है, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हुँ, में और सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस में। ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी को, तो टोटल प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, जी, पहले 3 महीने, जी। फिर दरमियान वाले और फिर लास्ट वाले 3 मंथ्स। हुँ, हुँ, ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर मिसकैरेज हो रहा है, अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, यानी कि हुँ, कोई हमें नहीं पता, और मोस्टली हमारे पास हिस्ट्री होती ही नहीं है, फर्स्ट प्रेगनेंसी तो ऐसी ही हो जाती है ना, शादी हुई, प्रेगनेंसी हुई, हमारे पास आगे जब वो मिसकैरेज होता है, तो मोस्ट कॉमन रीज़न फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज की वो क्रोमोसोमल एनॉमलीज होती हैं, यानी ओके। कि क्रोमोसोमल नंबर जो है वो इधर उधर हो गया, वो सेट नहीं बैठा, नेचर ने नहीं चाहा कि वो आगे चले, क्योंकि हुँ, वो सही हुँ, बना नहीं है हुँ, बेबी, वो हुँ। एम्ब्रियो सही से डेवलप नहीं हो पाया, तो वो इट एंडेड अप इन मिसकैरेज। ये 70% 80% में यही रीज़न होती है फर्स्ट 3 मंथ्स में। लेकिन बाकी जो 20 से 30% रह जाते हैं, उसके अंदर वी हैव टू एक्सप्लोर कि कहाँ पे मसला है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। हुँ, थायराइड हुँ, की हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज़ की हिस्ट्री, हुँ, लाइक आई हैव ट्रीटेड अ पेशेंट जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, बचपन से ही है, और उसको किसी ने नहीं बताया कि अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल करके प्रेगनेंसी करनी है, एंड शी एंडेड अप विद मिसकैरेज, और मेरे पास वो मिसकैरेज के साथ प्रेजेंट की थी। नाउ आई एम हुँ। कंट्रोलिंग हर शुगर लेवल्स, ताकि उसकी आगे, क्योंकि एक रीज़न आ गई ना हमारे राइट, पास। राइट। इसी तरह हमारे पास ब्लड प्रेशर है, अगर हुँ, किसी को पहले से चल रहा है, किसी को किडनी डिजीज़ है, किसी को कोई और मसला है, ये रेयर कॉजेज़ है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये हैं डायबिटीज़, थायराइड, हुँ, हाइपरटेंशन, हुँ, ठीक है, या उसका आयरन लेवल अपना कम था, खुद ही वीक है इतनी, अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है उसकी, जिसके ऊपर हम फोकस नहीं करते, तो ये वो रीजंस हैं जिसको फिर हम एक्सप्लोर करते हैं अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हों। और एक वो रीज़न जैसे कि कज़न मैरिजेस हैं, क्योंकि उनके अंदर फिर जेनेटिक हुँ, हुँ। डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं, नॉर्मलीज के ज़्यादा चांस होते हैं, वो बच्चे सही डेवलप नहीं हो पाते, तो इसलिए कज़न मैरिज की हिस्ट्री लेते हैं हम फिर, और देखते हैं कि क्या हम आगे इनके लिए कर सकते हैं। राइट। और सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस में उसके अंदर ये रीजंस भी हो सकती हैं जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हमने बताए हैं, और इसके अलावा अगर जो यूट्रस है उसका माउथ, जिसको सर्विक्स बोला जाता है, उसकी इनकॉम्पिटेंसी है, यानी कि वो वीक है, जैसे ही थोड़ा सा बेबी बड़ा हुआ है, 4th 5th मंथ में वो एंटर हुई है, तो वो हुँ, खुल गया, ओपन अप हो गया जल्दी से और एक्सपेल हो गया, हुँ, उसके अंदर हुँ, इतनी ताकत नहीं है कि प्रेगनेंसी को वो आगे लेके चल सके या सपोर्ट कर सके, तो उस कंडीशन में फिर हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी, अगर पता चल गया है कि ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस थी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एक स्टिच लगा दिया जाता है यूट्रस के माउथ पे, ताकि वो हुँ। प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी चले और एंड तक चली जाए। राइट। तो कोई ऐसी भी टिप्स मैं आपसे चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन जो इस वक़्त हमारा पॉडकास्ट देख रही हैं, आप उनको दें कि वो अपने आप को मेंटेन रखते हुए, जो ये तो आपने नेचुरल चीज़ें बता दी ना कि नेचुरल कौन-सी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वज़ह से मिसकैरेज हो जाए। ख़वातीन को कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे वो मिसकैरेज से बच सकें? सबसे पहले प्लान्ड प्रेगनेंसी, हुँ, whenever there is a chance to get pregnant means to say कि अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रही हैं, कोई फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज़ नहीं कर रही हैं, या आपको पता ही नहीं है फैमिली प्लानिंग यूज़ कैसे करनी है, मीन्स टू हुँ, से कि अभी शादी हुई है, हुँ,
तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए, इतनी एजुकेशन हमें अपनी फीमेल्स को देनी चाहिए कि जाते साथ प्रेगनेंसी हो सकती है। व्हेन यू आर सेक्सुअली एक्टिव, जब इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब आपको मेंटली रेडी होना है और आपको फिजिकली रेडी होना है उस प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। राइट। तो जब अगर आप मेंटली भी रेडी नहीं है तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारा ख़राब होती हैं चीज़ें। और अगर आप फिज़िकली रेडी नहीं हैं, मीन्स कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसके साथ कोप कर सके, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रही हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके अपने कंट्रोल में हैं। तो अच्छी नींद, अच्छा चलना फिरना, अच्छा खाना पीना, ये चीज़ें जो हैं ये वो नेचुरली हैं जो आप कर सकती हैं। बाकी कुछ चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। रेस्ट तो जब आपको तब पता चलेगा जो डॉक्टर बताएगा कि हाँ ये मसला है और इसके अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। तो अपने राइट। तौर पे आप ये कर सकते हैं कि अपने आयरन कंटेंट पूरा रखें, फॉलिक एसिड लें प्रेगनेंसी से पहले, कैल्शियम लेवल्स अपने मेंटेन रखें, विटामिन डी लेवल्स मेंटेन रखें, ताकि आपकी अच्छी प्रेगनेंसी गुजर सके। राइट। अच्छा, आजकल कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जिनकी शादी हो जाती है लेकिन वो एक प्लान्ड तरीके से आगे चलना चाहते हैं और पहले ही सोच लेते हैं कि हमने शादी के पहले साल बेबी हमें नहीं चाहिए। तो उन केसेस में भी ख़वातीन देखा जाता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इन पिल्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन पिल्स को किन-किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं और किस-किस टाइम पे इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल हफ्सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आई एम ऑब्जर्विंग फॉर द लास्ट 3-4 years ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अच्छी बात भी मुझे ये लगती है, बिकॉज दे आर प्लानिंग देयर फैमिलीज, ठीक है। यस। उनको पता है, इतना शऊर है अब जो नए कपल्स आ रहे हैं कि हमने आगे फैमिली बनानी है, हमने अगर बच्चे पैदा करने हैं तो हम खुद मेंटली स्टेबल हों ताकि वो मेंटली स्टेबल हों बच्चे। अगर आप खुद हेल्दी हैं तो आप हेल्दी बच्चे पैदा करेंगे और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकेंगे। तो ये अच्छी बात तो है, लेकिन उसके लिए मेरे पास जो कंप्लेंट्स आ रही होती हैं वो यही है कि खुद ही से एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ फॉर एमरजेंसी, इट्स नॉट फॉर योर रूटीन यूज़। यस। प्लीज़ ये अपने माइंड में रखें कि इसको हैबिट नहीं बनाना। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप महीने में 1 से 2 दफ़ा ले लेंगी, इससे ज़्यादा वो आपको फिर पता भी नहीं होता लोगों को, क्योंकि वो एक दफ़ा की सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर वो लगा रही है चेक, लेकिन अगर 2-3 दफ़ा या मल्टीपल टाइम्स हुआ वो उसको नहीं करेगी। अगर फॉर एग्जांपल उसका टाइम है 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना है लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के, लेकिन आपने उससे पहले भी किया था, आपको लगा नहीं जी वो तो फर्टाइल विंडो से बाहर था, वो तो नहीं हो सकता, एक और इंटरकोर्स हुआ, आपने उसके लिए ले ली, एक और हुआ, फिर 4-5-6 दिन बाद दोबारा ले ली और आप एंड अप हो गए फिर ब्लीडिंग के साथ। तो इसके साइड इफेक्ट्स जो देखने में आते हैं वो इरेगुलर साइकिल कर देगा, स्पॉटिंग होती रहेगी, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, नॉजिया हो सकता है, हेडेक्स हो सकती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने डिसऑर्डर्स हैं वो ये पिल्स कर सकती हैं। तो प्लीज़ ट्राई to have some defined and some specific method of contraception, and do not make it a habit to use emergency contraceptive pills on daily basis. राइट।